हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जिसकी कहानी सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा का नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू एंड इसे मैं कुल 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। एंड स्टोरी में भी आपको इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा एंड मजा नेक्स्ट लेवल होगा। बट इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। एंड अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये कहानी है एक लड़की की, जिसे एक दिन पता चलता है कि जिस दुनिया में वो रह रही है वो एक कॉमिक बुक वर्ल्ड का पार्ट है, लाइक अ मांगा या फिर मानवा। एंड यहाँ होने वाली सारी घटनाएं और सारे लोग मात्र एक कैरेक्टर्स हैं जिन्हें एक राइटर ऊपर बैठे ड्रॉ कर रहे हैं और ये लोग ड्राइंग के अनुसार सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सोच के देखिए, अगर आपको भी एक दिन ऐसे कुछ पता चले तो आप क्या करोगे? आप खुद को कहानी का लीड ही समझोगे ना कि मैं इस कहानी का हीरो हूँ एंड मेरे इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है, राइट? बट तभी तो असली ट्विस्ट सामने आता है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे हम देखते हैं कहानी सारे राज खुद ब खुद खोलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, इसका नाम है डैनो एंड एक बहुत ही बड़ी कंपनी के चेयरमैन की बेटी है। एंड जिस स्कूल में वो पढ़ती है उसका नाम है सियोली हाई, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है। डैनो दरअसल एक नार्सिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन है एंड नार्सिस्टिक थोड़ा ज्यादा हैवी वर्ड हो सकता है, तो आप समझ सकते हो कि डैनो काइंड ऑफ सेल्फ लविंग या फिर कुछ ज्यादा ही सेल्फ एडमायरिंग पर्सन है, जिसे पता ही नहीं क्यों लगता है कि आसपास के सभी लोग उसके लिए ही घूम रहे हैं और चीजें उसके तरफ ही खींची चली जाती है। उसे एक बीमारी भी है, एक हार्ट डिजीज, और इसी वजह से वो हमेशा एक स्मार्ट वॉच पहने रहती है जिसका हार्ट रेट ट्रैक करता है। अब वहीं बात की जाए स्कूल की, तो यहाँ एक बड़ा फेमस बॉय बैंड है E3 यानी कि अमेजिंग 3, जिसमें स्कूल के 3 सबसे पॉपुलर और सबसे अमीर बंदे हैं। ग्रुप का लीडर है नामजू, स्कूल के ओनर का बेटा, और स्कूल की सारी लड़कियां, ऑलमोस्ट सारी लड़कियां इसकी दीवानी है। दूसरा है ग्योंग, और ये भी बहुत ही हैंडसम एंड रिच है, साथ ही ये डैनो का मंगेतर भी है यानी कि फियांसे। एंड तीसरा है दोवा, एंड इन तीनों में सबसे डाउन टू अर्थ और हम्बल टाइप पर्सन है। जब ये तीनों बंदे कॉरिडोर से पास हो रहे थे तो सभी लड़के इन्हें देख एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन एक लड़की जुदा जो बहुत सारी आर्ट सप्लाईज लेकर जा रही थी वो गलती से नामजू से टकरा जाती है एंड दोनों के लिप्स कोइंसिडेंटली कोलाइड कर जाते हैं। एंड बंदे की शर्ट भी गंदी हो गई थी, इसलिए वो उसे बहुत कुछ सुना रहा था, बट अपेरेंटली डैनो उन्हें जुदा को बुली करने से रोक लेती है। लेकिन फिर वो खुद में सोच रही थी, मैंने ऐसा क्यों किया? जुदा तो मेरी फ्रेंड भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पर एग्जाम्स चल रहे थे। उसे समझ नहीं आता एग्जाम्स अभी कैसे, और मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की। बट अगले सीन में बंदी पेपर जमा कर देती है एंड उसने सारे आंसर्स भी सही लिखे थे, जबकि उसे कुछ आता भी नहीं था। उसने तो पढ़ाई नहीं की थी। वो अपने दोस्तों से इस बारे में पूछती है तो वो कहते हैं, हमने तो साथ में पढ़ाई की थी, तो भूल गई। इन सबसे परेशान होकर वो जाती है अपने डॉक्टर ली से मिलने। उनसे कहती है, कहीं मेरी हार्ट डिजीज बढ़ तो नहीं गई, ये कहीं सीरियस तो नहीं है, वरना मेरे साथ ऐसी अजीब हरकतें क्यों हो रही है? डॉक्टर ली उससे मजाक में कहते हैं, कहीं ये प्यार का असर तो नहीं? क्योंकि पूरा स्कूल और सारी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार जानते हैं कि डैनो क्योंग के लिए पागल है। उसे क्योंग बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पसंद है। वह फिर घर आकर डैनो इन सिम्टम्स के बारे में पढ़ती है एंड शी फाइंड्स कहीं उसे एमनेशिया तो नहीं, यानी कि भूलने की बीमारी, यानी चीजें हो तो जा रही हैं और उसे याद नहीं रह रहा, वो उन्हें रिकॉल नहीं कर पाती। फिर अगले दिन स्कूल आते वक्त हम देखते हैं क्योंग के फादर उस पर नाराज हो रहे थे कि तुम कल डैनो के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? तुम्हें पता है ना उसकी फादर चेयरमैन यून हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इनकी शादी महज एक एग्रीमेंट थी। मींस डैनो तो उससे बहुत प्यार करती है, बट ग्योंग की फैमिली को तो बस डैनो के फादर के पैसे चाहिए थे एंड ग्योंग भी डैनो को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यही नहीं, आज के अपने फादर का सारा गुस्सा वो सुबह सवेरे डैनो पे निकाल देता है कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ झेलना नहीं पड़ता। इन सब चीजों के लिए अपनी हार्ट कंडीशन को दोष दो, क्योंकि उसी वजह से सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पर एक अजीब बात नोटिस करने वाली ये थी कि डैनो को ग्योंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मींस लोग तो कह रहे थे कि बंदी बचपन से उसकी दीवानी है, बट ग्योंग के जाते ही डैनो खुद से कहती है, ये बंदा सोचता क्या है, मैं इससे प्यार करूंगी, कुछ भी। वहीं क्लास पहुंचने के बाद उसके साथ दोबारा वैसी ही वियर्ड चीजें बार बार होने लगती है। और पल एक नई जगह पर टेलीपोर्ट हो जा रही थी। अभी क्लासरूम तो अगले पर हॉस्पिटल एंड उसके अगले पर बीच सड़क में ये गाड़ियां कभी भी उसका काम तमाम कर सकती है। ये सबसे परेशान होकर वो लाइब्रेरी आती है जो बहुत ही ग्रैंड टाइप थी एंड वहां वो बुक्स ढूंढ रही थी इसी कंडीशन से रिलेटेड। एंड तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में एक निशान था, एक स्कार। वही डैनो जब बुक्स ढूंढ रही थी तो उसे सामने एक बुक दिखती है जो खुद ही हिल रही थी। जब वो उसे शेल्फ से निकालती है तो हम पढ़ पाते हैं उसका नाम था सीक्रेट। एंड इसे टच करते ही डैनो को अनफोर्सिंग विजन्स आने लगते हैं। जब वो पहले ग्योंग से लाइब्रेरी में टकराई थी एंड फिर लंच के वक्त कैंटीन में उस पर और जुदा पर बच्चे खाना गिरा देंगे। विजन से जैसे ही वो बाहर आती है अचानक वो ग्योंग से सच में टकरा जाती है एंड ये देख वो तुरंत वहां से भागती है कैंटीन के लिए। एंड ग्योंग को लगता है डैनो उसका पीछा करिए। उससे खुद में फील हो रहा था कि डैनो उसके लिए कितनी ज्यादा क्रेजी है। सच में इस बंदे के अलग ही नशे हैं।
वहीं से धक्का देते हुए वही मिस्टीरियस गाय जिसके हाथ पर स्कार था वो आगे बढ़ता है। कैंटीन पहुंच डैनो अपने विजन्स को याद करने लगती है। एंड जूदा जिसे कल नामजू पर आर्ट सप्लाईज गिर गए थे उसे बाकी बच्चे आज बुली करने का डिसाइड करते हैं। एक्चुअली वो उनकी जितनी अमीर नहीं थी। नहीं, उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए स्कूल की फाउंडेशन उसकी मदद करी है यहाँ पढ़ने में। एंड स्कूल की फाउंडेशन के ओनर नामजू की फैमिली ही है। वही बात की जाए डैनो की तो जूदा के ऊपर कड़ी करने से पहले वो उसे बचाने की कोशिश करती है, बट ये सीन उसके विजन वाले सीन की एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बनता क्योंकि वो इसे चेंज करने की कोशिश करती है, बट रिजल्ट सेम आता है। वो जूदा फ्लोर पर गिर जाते हैं और कड़ी भी इन पर गिर जाती है। एंड ये देख बच्चे उन्हें रिकॉर्ड करने लगते हैं। डैनो खुद में कहती है, मैं कितनी बुद्ध हूँ, मैं चीजों को देखकर भी उसे बदल नहीं सकती। लेकिन तभी नामजू एक बच्चे का फोन छीन कर उन्हें बचा लेता है। कहीं डैनो को पसंद तो नहीं करता क्योंकि अगर ऐसा हुआ तभी उसके दोस्त क्यों के खिलाफ होगा जो कि ब्रो कोड के तो बिल्कुल अगेंस्ट है। वहीं हम एक नए बंदे को देखते हैं जो स्कूल कैंटीन का शेफ है एंड इसका निकनेम है ड्राई स्क्विड। अब वो जब डैनो को देख रहा था तो हमें इतना तो पता चल गया था कि इसे कुछ तो पता है। वहीं दूसरी तरफ डैनो क्लास में थी और अब इतनी बार इस बारे में सोच वो कंक्लूड कर लेती है कि आखिर माजरा क्या है उन हेलुसिनेशंस के पीछे का। वही टीचर को लगता है कि वो बीमार है तो उसे नर्स रूम भेजा जाता है, बट वो कॉरिडोर में खुद से कहती है वो विजन्स मुझे फ्यूचर दिखा सकते हैं, मींस मेरे पास सुपर पावर्स है, तो चलो यूज करो डैनो, लेट्स डू इट। बट कुछ होता ही नहीं एंड उसकी अजीब हरकतें देख फिर से क्योंग उसे 4 बातें सुनाकर चला जाता है। एंड उसके चले जाने के बाद वो खुद से कह रही थी आखिर मैं इस बंदे के ताने सुनती क्यों, ये कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं है। वही फिर जब स्कूल के ब्रिज के ऊपर खड़ी थी तो उसके सामने अचानक एक ब्लैक होल टाइप कुछ दिखाई देता है और नीचे से ड्राई स्क्विड भी उसी ब्लैक होल को देख पा रहा था। इधर डैनो तुरंत उसे कन्फ्रंट करती है और बंदा वहां समझ आता है कि ये लड़की भी सच को समझ पा रही है और वो उसकी और हमारे सामने रिवील करता है कि तुम और हमारी ये दुनिया एंड यहाँ के सभी लोग बस एक किरदार हैं एक कॉमिक बुक के, और तुम बार बार खुद को टेलीपोर्ट होता हुआ इसलिए महसूस कर रही हो क्योंकि इस दुनिया का राइटर नई सीन्स ड्रॉ कर रहा है और तुम उन सीन्स में पहुंच जा रही हो या तुम्हारी पुरानी याददाश्त नहीं आ रही अच्छे से। इसके प्रूफ में वो उसे कॉमिक बुक भी दिखाता है जहाँ भी जितने भी सीन्स हमने शुरुआत से लेकर अब तक देखे सब कुछ एग्जैक्टली बने हुए थे। डैनो ये देख कहती है तुम्हारा मतलब ये दुनिया कॉमिक बुक वर्ल्ड का पार्ट है और इसे ड्रॉ करता है एक राइटर जो कि ओमनी प्रेजेंट है। एंड मैं इसलिए ये बात जान गई क्योंकि मेरे पास भी ईगो आ चुका है जैसे तुम्हारे पास है। ड्राई स्क्विड कहता है राइट बिंगो। डैनो रिस्पॉन्ड करती है कौन से नशे किए हैं, चलो बाय। बट बाद में वो इस बारे में बार बार सोच रही थी एंड हर बार उसके पास ड्राई स्क्विड आ जा रहा था। उसे कॉमिक बुक वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रूफ भी दिखाता है उसके फोन को हवा में फेंक कर, बट इन द नेक्स्ट सीन वो फोन उसके हाथ में था एंड ड्राई स्क्विड वहां से गायब और उसके दोस्त उसके सामने आ चुके थे। डैनो एकदम हैरान थी और वो ड्राई स्क्विड से इस बारे में पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा किया कैसे, तुमने फोन को हवा में कैसे लटका दिया। ड्राई स्क्विड कहता है क्योंकि हम दोनों के अलावा कोई भी इस बारे में नहीं जानता, तो हम दोनों इस दुनिया में कुछ भी करेंगे बट अगले पल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि सीन्स वैसे ही काम करते हैं जैसे राइटर उन्हें ड्रॉ करता है। डैनो इस बारे में बार बार गौर से सोचते जा रही थी और उसके सामने के सीन्स बार बार चेंज होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उसके दोस्तों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था, सभी के लिए नॉर्मल था एक्सेप्ट डैनो जो फील कर पा रही थी कि सीन्स चेंज हो रहे हैं। एंड इसके पीछे का कारण होता है उसका ईगो। अब ईगो से यहाँ हमारा मतलब एरोगेंस या फिर घमंड से नहीं है बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन से है। यानी ड्राई स्क्विड के अलावा वो एक लौती कैरेक्टर है जिसे सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है और अब उसके पास उसका ईगो है जिस वजह से वो सीन्स फील कर पा रही है। लेकिन बाकी लोग उस राइटर की कठपुतली की तरह एक्ट कर रहे हैं। इस बारे में वो अपने डैड को भी बताती है, इस पे वो कहते हैं अगर ये बात सच भी हुई तो हमें फर्क क्या पड़ता है, तो हमेशा मेरी वही प्यारी बेटी रहोगी और मैं तुम्हारा फादर। लेकिन बेटी को तो कुछ और ही करना था। डैनो फिर अगले दिन स्कूल पहुंच कहती है मैं एक बहुत ही अमीर लड़की हूँ, एक बड़े स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे दोस्त मेरी फैमिली से बहुत प्यार करती है और मेरा मंगेतर भी है, साथ ही मुझे हार्ट डिजीज है जिसके कारण मेरी जल्दी मौत हो जाएगी। ये सुनकर एक परफेक्ट स्टोरी लाइन नहीं लग रही एक लीड एक्ट्रेस के लिए? जरूर इस कहानी की हीरोइन मैं ही हूँ। और ये सोचकर वो हर जगह एकदम हीरोइन की तरह एक्ट करने लगती है। वो जूदा को बुली से बचाती है, लड़कों के सामने मैच्योरिटी के साथ एक्ट करती है और वो कुछ ही पल में एकदम 7वें आसमान में पहुंच गई थी। उसे लग रहा था कि उसके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसके लिए हो रहा है। सभी कैरेक्टर्स उसके इर्द गिर्द हैं क्योंकि वो हीरोइन है। एंड ड्राई स्क्विड ये देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। मीनवाइल हम उसी मिस्टीरियस गाय को दोबारा देखते हैं बट उसका फेस इस बार भी हमें दिखाई नहीं जाता। और फिर सुबह को स्कूल में सभी बच्चे जूदा को बुली करे थे। डैनो वह सोचने लगती है मुझे फील हो रहा है कि मेरा प्रिंस चार्मिंग आता ही होगा हमें बचाने के लिए। एंड तभी नामजू वहां पर आ जाता है और वहां वो अपना हाथ डैनो की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी वो जूदा पे हाथ रख कहता है ये मेरी है और आज के बाद इस पर अगर किसी ने भी क्लेम रखा तो समझ लेना वो डायरेक्ट नामजू को चैलेंज करेगा। एंड सारे लोग ये देख वहां से पीछे मुड़ जाते हैं क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी नामजू के अगेंस्ट जाने की। एंड अचानक नामजू और जूदा के ऊपर लाइमलाइट आ गई थी। डैनो को वहां पर नेक्स्ट लेवल शॉक लगता है कि वह कोई भी लीड नहीं थी बल्कि एक एक्स्ट्रा थी
यानी कि एक साइड कैरेक्टर। एंड असली लीड तो नाम जो जूदा थे। एंड आपने वो ड्रामा तो देखे ही होंगे ना, कि रिच गाय आकर एक पुअर गर्ल को पहले सर्वेंट बनाता है और फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है। तो नाम जो जूदा की स्टोरी बिल्कुल उसी तरह है। एंड डैनो एक्चुअली उसी टाइप के ड्रामा की एक साइड कैरेक्टर है, जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ जूदा को नामजू के करीब लाना। और उन सारी सीन्स को याद कर यहाँ भी नामजू उसके करीब आया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ जूदा से मिलने के लिए आया था। एंड ये सब देख डैनो ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे चली जाती है। खैर, जब वो इस बारे में ड्राई स्क्रिप्ट से बात करती है तो उसका कहना था, अब एक्सेप्ट कर लो जो भी सच है, क्योंकि बदल तो तुम इसे सकती नहीं। लेकिन डैनो हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो राइटर को इतना ज्यादा कर्ज करती है कि पूछो मत। लेकिन अब धीरे धीरे वो फील कर पा रही थी कि साइड कैरेक्टर होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसका सिर्फ इतना काम है सुबह सवेरे क्योंग से डांट सुनना, शाम को हॉस्पिटल पहुंच जाना बिकॉज वो बीमार है, और अगर वो मर भी गई तो ऑडियंस 2 मिनट के लिए उदास हो जाएंगे बस। एंड मीनवाइल जब तक वो जिंदा है तब तक बस उसे जूदा नामजू को करीब लाने का काम करना है। एंड यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो चाह कर भी सीन्स को चेंज नहीं कर पाती। वो कोशिश तो बहुत करती है साइड कैरेक्टर से हटकर खुद लीड बनने की, पर जब वो सीन को चेंज करने की कोशिश करती थी तो खुद ब खुद उसके पैर फ्रीज हो जाते थे या फिर उसका मुंह नहीं खुलता था। कभी कभी तो उसके के कारनामे भी खुद ब खुद रिवर्स हो जाते थे। अब इन सब चीजों को सिंपल तरीके से ड्राई स्क्रिप्ट हमें और डैनो को समझाता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो दरअसल इस दुनिया में 2 तरह के सीन्स होते हैं, एक स्टेज और दूसरा शैडो। स्टेज दरअसल वो सीन्स होता है जो राइटर ने ड्रॉ किए हैं, और उस दौरान इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन ईगो और सेल्फ रियलाइजेशन डैनो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सीन को ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया गया है और सीन बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरीके से उसे ड्रॉ किया गया है। एंड डैनो भी उसका पार्ट है तो वो कुछ नहीं कर सकती। बस स्टेज के सीन के तुरंत बाद आता है शैडो, यानी कि वो सीन जो राइटर ने कभी ड्रॉ नहीं किया। मैं सोच के देखिए, एक कॉमिक बुक में कितने पन्ने होंगे, 400 से 500। अब जरूरी तो ही ना कि 400 पेजेस में ही कैरेक्टर्स की पूरी लाइफ के हर एक सीन्स खत्म हो जाए। जो सीन्स राइटर ड्रॉ नहीं करते उस वक्त कैरेक्टर्स जिनके पास ईगो है, यानी कि डैनो और ड्राई स्क्रिप्ट टाइप के, वो लोग अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। एंड उस वक्त के लिए बाकी कैरेक्टर्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही शैडो का सीन खत्म होता है और स्टेज दोबारा शुरू होता है, वो लोग और बाकी सारे लोग दोबारा सीन का पार्ट बन जाते हैं। एंड ईगो के बिना वाले कैरेक्टर्स शैडो में जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वो बस एक किरदार है जिन्हें स्टेज में जो कुछ हुआ वही याद रहेगा और कुछ भी नहीं। एंड यही कारण था कि जब वो एक सीन से दूसरे सीन में टेलीपोर्ट हो रहे थे उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके लिए तो एक नॉर्मल स्टोरी लाइन ही चल रही थी। पर डैनो के लिए सब कुछ वियर्ड था। एंड ये सब कुछ जानने के बाद भी वो कहती है कि वो अपने सीन्स बदल कर रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं बने रहना चाहती जिसकी मौत से किसी को फर्क भी ना पड़े। इसीलिए वो स्टेज में, यानी कि जो सीन्स राइटर ने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं, उस सीन्स में जैसे सब बिहेव करे थे उससे बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करने लगती है। लेकिन स्टेज के स्टार्ट होते ही शी इज बैक टू नॉर्मल। वो चाह कर भी एक भी सीन्स बदल नहीं सकती, एक जादुई फोर्स उसे रोक देती थी। एंड ड्राई स्क्रिप्ट उससे कहता है शांत हो जाओ और कुछ चेंज करने की कोशिश करो ही मत। पर डैनो की खासियत थी इससे हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं। वही अपने बिना ईगो वाले दोस्तों को देख उसे थोड़ा बुरा लगता है। एंड खासकर हर वक्त बिना बात के ग्योंग उसे डांट सुनाकर चला जाता था। वो थक गई थी क्योंकि वो बहुत ही बुरा इंसान था जो सिर्फ उसे गंदी तरह से ट्रीट करता था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो उसका मंगेतर है। एंड राइटर से वो मनी मन कहती है, आखिर मेरा कैरेक्टर ऐसा क्यों है, क्या इसकी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन डैनो के जैसे ही एक और मासूम कैरेक्टर था, दोवा का, यानी कि A3 ग्रुप का तीसरा और सबसे हम्बल मेंबर। एंड हम देख पाते हैं कि उसे राइटर ने एज अ सेकंड लीड ड्रॉ किया है, जिसका काम था बस फीमेल लीड जूदा के लिए गार्जियन बनकर रहना और उसकी हेल्प कर उसे खुश करना। लेकिन फायदा तो है नहीं, क्योंकि एट दिन बंदी को तो मेल लीड अपने साथ ले जाएगा, यानी कि नामजू, और उसके लिए ऑडियंस सेकंड लीड सिंड्रोम फील करेंगे, यानी कि दोवा के लिए। राइटर कहीं ना कहीं हर एक ड्रामा फैंस को टीज करे थे। एनीवेज, तो फिर हम देखते हैं डैनो को अचानक वही विजन्स आते हैं जब वो फ्यूचर में होने वाली कुछ चीजें देख पाती है। उसे दिखता है कि सीढ़ियों से कोई जूदा को पुश करेगा, बिकॉज जूदा नामजू के करीब थी और लोग उसे जलते थे। क्योंकि डैनो हमारी साइड कैरेक्टर है तो जूदा के साथ वो भी करेगी। एंड डैनो के कारण जूदा तो बच जाएगी, पर डैनो का लेग फ्रैक्चर हो जाएगा। एंड डैनो को इतना दस सहने का बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए वो अगले दिन हेलमेट और पूरी किट पहन कर आती है ताकि उसे चोट ना लगे बस। बट टू हर सरप्राइज एंड शॉक सब कुछ अगले ही पल गायब हो चुका था एंड वो स्टेज का पार्ट बन चुकी थी, यानी सब कुछ एज डायरेक्टेड चल रहा था। जूदा के पुश होने के बाद वो भी उसके साथ गिरने ही वाली थी। वो चाहकर भी खुद को वहां से मूव नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पैर फ्रीज हो चुके थे। लेकिन इस बार इस सीन में कुछ अलग होता है। अचानक वहां पर एक बंदा आता है, वही मिस्टीरियस गाय जिसके हाथ पे स्कार था, और वो अपनी बैग की मदद से उसके पैर फ्रैक्चर से बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल डैनो की आंख खुलती है हॉस्पिटल में। ये स्टेज का ही सीन चल रहा था, बट दिस टाइम उसके पैरों में फ्रैक्चर की जगह बस एक छोटा सा बैंडेड था। और तभी उसे याद आता है कि मेरे पैर तो फ्रैक्चर होने वाले थे, पर एक बंदे ने मुझे बचा लिया। वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड सेमी भी बैठी हुई थी और उसे माफी मांगती है बिकॉज उसे नामजू पसंद है। एंड जूदा को उसके करीब देख उसी ने जूदा को पुश किया था, तो इसके रिजल्ट में डैनो को भी चोट लग गई। डैनो उसकी बातों को साइड में रख उसे पूछती है, क्या तुम्हें वो बंदा याद है जिसने मुझे गिरने से बचाया? सेमी कहती है, कौन सा बंदा?
वहां तो कोई बंदा नहीं था। डैनो समझ जाती है कि किसी को भी वो मिस्टीरियस गाय याद नहीं। वहीं वो दोनों सामने देखते हैं कि जुदा को एज एक्सपेक्टेड डैनो से भी कम चोट लगी थी, बट नामजू उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था। और ये देख डैनो भी लाइक इधर भी देख लो थोड़ा। और ये वो इस सोच में थी कि उसे बचाया किसने। वो बाकी सभी से इस बारे में पूछती है कि उसे बचाने वाला था कौन, क्योंकि हो ना हो उस बंदे में कुछ तो बात है, क्योंकि उसके करीब आते ही सीन चेंज हो गया पहली बार। बिकॉज आज से पहले जितने भी स्टेज को चेंज करने की उसने कोशिश की कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बट उस बंदे ने कर दिखाया था। एक्चुअली कोई भी स्टेज के सीन को इसलिए चेंज नहीं कर पाता क्योंकि सभी लोग स्टेज का पार्ट होते हैं और सभी को एक रोल प्ले करना होता है, तो कोई भी दूसरा रोल प्ले नहीं कर सकता उस वक्त। बट उस बंदे में यानी उस मिस्टीरियस गाय में कोई तो खास बात थी जो वो ऐसा कर पाया। जब इस बारे में ड्राई स्क्विड को बताती है तो वो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन डैनो के पास दो चीजें थी उस मिस्टीरियस बंदे को ढूंढने के लिए। पहला तो उसका बैग जो बहुत ही ब्रॉड एंड वाइड था, और दूसरा उसके करीब आते ही उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इस मिस्टीरियस गाय को ढूंढने वो मेल चेंजिंग रूम में जाती है। जब वो लड़कों को कपड़े चेंज करते हुए घूर रही थी एंड उन्हें देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी ग्योंग उसे देख लेता है। ये देख वो ग्योंग का बैग चेक करती है, लेकिन वो तो मिस्टीरियस गाय होने से रहा। तो अगले दिन वो जाती है मिशन बैग टच में, यानी वो गोल गोल घूमते हुए सारे बंदों के बैग को टच करेगी एंड जिसके बैग को टच करे उसे सेम फीलिंग आए और उसका हार्ट रेट तेज हो जाए, वही मिस्टीरियस गाय निकलेगा। बट इवन आफ्टर सेवरल ट्राइज वो उसे नहीं मिलता। एंड वही हमारे कॉमिक बुक की स्टोरी का सेकंड लीड दोवा जुदा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था एंड जुदा उसे अपना गार्जियन एंजल भी कहती है। लेकिन नामजू कहते ही उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। बता रहा हूँ इस ड्रामा का राइटर पक्का एक स्पूफ बना रहा है बाकी ड्रामास की। आगे देखना कई सारे प्रूफ मिलेंगे। स्क्वायर बॉल खेलते वक्त डैनो एकदम सामने चली जाती है बॉल से हिट खाने, ये सोच कि उसका हीरो उसे बचाने आएगा ही। एंड एपरेंटली वो आ भी जाता है और उसे बचा लेता है। पर राइटर ने तभी सीन चेंज कर दिया था तो वो उससे मिल नहीं पाती, न ही वो उसके फेस को देख पाती है। एंड अब सीन था डैनो का जब वो जुदा के साथ थी, जब वो किसी न किसी तरह से नामजू से उसे मिलवाएगी। हम देखते हैं उन दोनों को पुलिस के द्वारा रूम में बंद कर दिया गया था। जब वो तो रूम से बाहर आ जाती है बट नामजू के लिए फिर से उसे बंद कर देती है, क्योंकि बेहतर यही होगा कि जुदा को हीरो ही आकर बचाए। यहाँ से वो लाइब्रेरी जाती है और वहां अचानक खिड़की से उसे वही मिस्टीरियस गाय दोबारा दिखता है, लेकिन इंच आने तक वो गायब हो चुका था। तो वो यूं ही सामने जो फूल थे उन्हें प्लग करी थी। इन फूलों का नाम है ट्रम्पेट क्रीपर एंड इनका इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्लीज आप इनका नाम याद रखना। अब क्योंकि फूल ऊंचे थे तो वो उन्हें प्लग नहीं कर पा रही थी, बट तभी वहां मिस्टीरियस गाय आ जाता है और उसकी मदद करता है। उस बंदे के करीब आने से डैनो की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और वो उसे कहती है रुको प्लीज प्लीज वहां रुक जाओ। एंड तभी हम पहली बार मिस्टीरियस गाय के फेस को देख पाते हैं। लेकिन इससे पहले वो रिप्लाई करे डैनो डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाती है हॉस्पिटल में और फिर से वो राइटर को कर्ज करने लगती है, क्योंकि अभी अभी जस्ट उसकी किस्मत बदलने वाली थी। पर नहीं, राइटर को तो सीन चेंज करना था। वहीं दोवा भी उससे मिलता है एंड यहाँ हम जान पाते हैं दोवा का पूरा नाम है ली दोवा और वो दरअसल डैनो के डॉक्टर ली का छोटा भाई है। और वहाँ वो डैनो से थोड़ी देर बात करता है, जिसके दौरान डैनो नोटिस करती है कि दोवा को सब कुछ याद है, लाइक उसने सभी लड़कों के बैग को टच किया था और वो मिस्टीरियस गाय वाली बात भी। एंड डैनो समझ गई थी कि दोवा के पास ईगो आ चुका है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। और वो उसके करीब आकर उसके नोज पे जोर से बार करती है और कहती है इस बात को याद रखना। दोवा कहता है तुम्हारा हार्ट नहीं ब्रेन खराब है, इलाज करवाओ। ऐसे कौन मारता है भला। बट अगले सीन वो टेलीपोर्ट हो गया था एक दूसरी जगह जहाँ उसकी नोज बिल्कुल भी ब्लीड नहीं कर रही थी और उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है। एंड बंदा निकल जाता है डैनो की खोज में कि आखिर वो क्या करके चली गई और ऐसा सब हुआ कैसे। अगले दिन डैनो उसी मिस्टीरियस गाय को उनकी क्लास में देखती है, बट बंदे को वो याद नहीं थी, यानी कि उसके पास ईगो नहीं है। एंड इसीलिए उसे बार बार खुद को उसके सामने इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है यून डैनो और मुझे हार्ट डिजीज है और तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी। लेकिन ये बंदा एक्सेप्शनल था, वो उसकी एक भी बात का रिप्लाई नहीं देता, ऐसे वो बोल ही नहीं सकता। एंड जब इस बारे में वो चेक करती है तो ड्राई स्क्विड बताता है कि कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग मिस्टीरियस गाय वाले बंदे का तो नाम तक नहीं है, बिकॉज उसका रोल तुमसे भी ज्यादा छोटा है। वो बस बॉल पास करने वाला कैरेक्टर है जिसे फिल्म्स और ड्रामास में कोई याद भी नहीं रखता। यानी कि अपने ड्रामा या फिल्म में ऐसे कैरेक्टर जरूर देखे होंगे ना जिनके होने या ना होने से कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो फिर भी होते जरूर है ताकि स्टोरी रियल फील हो। इनकेस ये स्टोरी स्कूल की है तो वो मिस्टीरियस गाय एक और रैंडम स्टूडेंट था जिसका खुद का कोई वजूद नहीं। एंड इसीलिए ड्राई स्क्विड डैनन से कहता है अब भूल जाओ ये जिद, क्योंकि जिसका खुद का कोई ईगो नहीं वो तुम्हारी कहां से डेस्टिनी चेंज करने में मदद कर पाएगा। तभी उनकी बात बीच में ही रोक दोवा वहां आता है जो परेशान हो चुका था सेकंड लीड प्ले करते करते। वो कहता है मेरा बस एक ही काम है क्या, आधे दिन वायलिन बजाओ एंड फिर 2 तारीफ के शब्द जुदा से सुनकर बात खत्म। एंड में वो तो नामजू के साथ ही हमेशा चली जाती है। वो लोग बताते हैं खुशी मनाइए, अब सेकंड लीड है वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, जिसके लिए एंड में ऑडियंस सैड फील करेगी। जिसपे दोवा कहता है ऐसे कैसे, मैं अपनी कहानी खुद बनाऊंगा। एंड ये देख डैनो मनी मन सोचती है सारे एक जैसे होते हैं, जिनसे भी बात कहो एक ही रिप्लाई आएगा अपनी कहानी खुद लिखूंगा। बोले इस दुनिया के सारे रूल्स उसे भी समझा देते हैं, लाइक शैडो एंड स्टेज वाली बातें। वहीं दोबारा स्टेज शुरू होता है एंड हम देखते हैं डॉक्टर ली और डैनो के फादर
बहुत घबराए हुए और उदास दिख रहे थे क्योंकि उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और शायद अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अपने फादर को घर पर रोता हुआ देख वो डिसाइड करती है वो ये सब कुछ ठीक करके रहेगी। एंड इसके लिए उसे स्टेज सिर्फ एक बार चेंज करना होगा और बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह एक पे चीजें सारी चेंज हो जाएंगी और इससे शायद स्टोरी भी बदल जाए जिससे उसकी मौत ना हो। पर इसके लिए उसे मिस्टीरियस गाय की हेल्प चाहिए जो बंदा खुद में ही हमेशा खोया रहता है। लिटरली 3 एपिसोड्स हो चुके हैं एंड डायरेक्टर ने उसे अब तक एक डायलॉग भी बोलने के लिए नहीं दिया। और फिर डैनो को दोबारा विजन्स आते हैं फ्यूचर में होने वाले एक सीन की। एंड इस बार विजन्स में साइंस लैब था या नामजू, जूदा और वो खड़े थे। एंड नामजू का फोन गलती से डैनो से गिर जाता है और वो डैनो से कहता है उठा कर दो और जूदा उससे कहती है वो क्यों उठाएगी, तुम भी तो उठा सकते हो। नामजू इस बात पे उसके करीब आने लगता है और पीछे रखा लैब का सामान गिर जाता है। डैनो ये विजन्स देख ये तो जान गई थी कि वो खुद इसे चेंज नहीं कर सकती क्योंकि जब स्टेज चल रहा होगा तब वो एक भी मूव अपनी मर्जी से नहीं ले पाएगी बिकॉज जो ड्रॉ हुआ है वही उसे प्ले करना होगा। लेकिन मिस्टीरियस गाय जरूर कुछ कर सकता है बिकॉज उसके तो सीन्स ही ड्रॉ नहीं हुए हैं। वो स्कूल का एक रैंडम बंदा है और इसलिए वो उसे सब कुछ समझा देती है कि सामान गिरने मत देना ताकि सीन में हल्का सा ही सही पर चेंज आए तो। लेकिन मिस्टीरियस गाय कोई भी रिप्लाई नहीं देता। एंड जब स्टेज स्टार्ट होता है तो डैनो, दोवा और बाकी सभी अपने अपने किरदार में परफॉर्म करने लगे थे। नामजू की वजह से पीछे रखा सामान गिरने ही वाला होता है कि तभी मिस्टीरियस गाय पीछे से उसे बचा लेता है। एंड सीन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसा विजन्स में था। ये देख डैनो हैरान थी कि उसने सचमुच आखिरकार कर दिखाया। सीन थोड़ा सही पर चेंज हो गया। मीनवाइल हम नोटिस करते हैं कि दोवा और नामजू जो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे उनमें अब थोड़ी अनबन होना शुरू हो चुकी थी क्योंकि दोनों एक ही लड़की को पसंद करते थे। एंड जूदा इज लाइक द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू। फिर हम देखते हैं ट्राइस्क्विड भी जान चुका था कि डैनो जल्दी मरने वाली है बट वो उससे कहती है इतनी आसानी से नहीं। एंड फिर नर्स रूम में डैनो और मिस्टीरियस गाय के बीच एक रोमांटिक सीन होता है। अब धीरे धीरे हर वक्त मिस्टीरियस गाय के ही करीब रहने लगती है, क्लासरूम से लेकर कॉरिडोर तक एंड प्लेग्राउंड से लेकर उसके दिल तक। वही अब हम देखते हैं नामजू ने स्कूल ट्रिप की लोकेशन को फॉरेन से साउथ कोरिया कर दिया था ताकि जूदा भी उन्हें ज्वाइन कर सके। एंड ये देख बच्चे थोड़े नाराज थे और डैनो सोचती है इनकी लव स्टोरी में हमारी कोई वैल्यू है भी। इस बीच ग्योंग को हमें दिखाया जाता है जो एज ऑलवेज अपने फादर से डांट सुन रहा था कि वो डैनो को खुश नहीं रख पा रहा और अगर डैनो के फादर चेयरमैन यून नाराज हो गए तो उनकी कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड इट विल लिटरली मीन कि ग्योंग की फादर की कंपनी खत्म। एंड अपने फादर से बहुत सारी डांट सुन गेस व्हाट ग्योंग क्या करता है, वो एज एक्सपेक्टेड अपना गुस्सा डैनो की कैरेक्टर पे निकालता है और ये देख डैनो रोने लगती है बिकॉज स्टेज चल रहा था। वह जैसे ही सीन स्टेज से शैडो में शिफ्ट होता है डैनो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी एज इफ उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ग्योंग उसके बारे में क्या सोचता है। वही फिर बाकी बच्चे ट्रिप की लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ हम देखते हैं बीच के पास सभी बच्चे लव स्टोन्स वाली गेम खेल रहे थे। एक्चुअली माना जाता है कि साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड पे जो लव स्टोन्स है उससे अगर एक कपल एक साथ एक ही वक्त पे ब्रेक करे तो जिस बंदे के पास बड़ा हिस्सा आएगा वो अपने पार्टनर से ज्यादा प्यार करता है। एंड वहाँ दोवा को जूदा के पास लव स्टोन लेकर जाता देख नामजू भी वहां जाता है। फर्स्ट लीड वर्सेस सेकंड लीड जस्ट लाइक एनी अदर ड्रामा बट इस बार दोवा बाजी मार लेता है पहले जूदा को लव स्टोन देकर। एंड अब तो पक्का इनकी दोस्ती में दरार आ चुकी थी। विदानो बेचारी मिस्टीरियस गाय को न जाने कब से ढूंढ रही थी और वो उसे मिलते ही बता देती है कि उसने अभी जस्ट एक विजन देखा है जब ग्योंग उसका दिल तोड़ेगा एंड लव स्टोन को पानी में फेंक देगा जिसे लाते हुए डैनो डूबने लगेगी। तो वो उसे पूछती है उसकी मदद के लिए बट वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। सभी लोग अब स्टेज का पार्ट बन जाते हैं एंड ग्योंग अब एंटर करता है और एज ऑलवेज वो डैनो का दिल तोड़ देता है। वो जब उसे लव स्टोन देती है वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है बिकॉज लव स्टोन के अकॉर्डिंग वो डैनो को ज्यादा पसंद करता है जबकि यहाँ तक वो फंसा हुआ था उसके साथ। एंड डैनो दरअसल स्टेज का पार्ट थी तो राइटर ने उसे जैसे ड्रॉ किया था उसके ही अकॉर्डिंग वो समुद्र में पत्थर ढूंढने लगती है। एंड पीछे से मिस्टीरियस गाय उसे ही देख रहा था लेकिन स्ट्रेंजली वो उसे बचाने नहीं जाता। डैनो बार बार उसे घूम घूम के देखती है और वो डूबने लगती है। वो बार बार अपनी मन की आवाज से पुकार रही थी कि काश मिस्टीरियस गाय उसकी हेल्प के लिए आ जाए पर वो नहीं आता। एंड जब तक स्टेज खत्म होकर शैडो स्टार्ट नहीं होता वो बाहर भी नहीं निकल सकता और इस वक्त पहली बार वो खुद को हारा वो महसूस कर रही थी। वो रोने लगती है बहुत ही ज्यादा क्योंकि मिस्टीरियस गाय जिस पे उसे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। एंड वही फिर हम देखते हैं सभी बच्चे स्टोन्स को एक के ऊपर एक रख एक पिरामिड जैसा बना रहे थे, एक टावर जैसा बना रहे थे। जब सबसे ऊपर वाले स्टोन पर वो अपने विश लिखते हैं। एंड डैनो वहां पर जो अपने पत्थर के ऊपर लिखा था उसे पहले कट कर देती है और कुछ नया लिखती है। एक्चुअली पत्थर के ऊपर लिखा था प्लीज ग्योंग को मुझसे प्यार हो जाए, वो उसे कट करके लिखती है प्लीज मुझे जीना है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन उसका स्टोन टावर बन ही नहीं रहा था। उदास होकर चली जाती है पर तभी वहां मिस्टीरियस गाय आकर उसका स्टोन टावर खड़ा करता है और उस पर लिखी लाइन पढ़ता है मुझे जीना है प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। एंड यहाँ हम देख पाते हैं एक तरफ जूदा और नामजू की लव स्टोरी पे राइटर ने खुशियां ही खुशियां डाली थी एटलीस्ट अब तक के लिए तो हाँ, पर डैनो की स्टोरी पे बस दुख और निराशा थी। अब वो चाहकर भी इसे चेंज नहीं कर सकती। और अगले सीन में वही मिस्टीरियस गाय को एक जंगल एक्सप्लोर करता हुआ दिखाया जाता है। हमको सभी बच्चे उसी जंगल में आते हैं जहाँ दो लोगों की पेड़ में उन्हें भी जंगल घूमना था
और जब वो सभी जा रहे थे तभी अचानक स्टेज शुरू हो चुका था और डैनो अपने कैरेक्टर में आ जाती है एंड वो चीजें जाकर ग्योंग से कहती है जो वो रियल में मीन भी नहीं करती। लाइक प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती। और दोनों साथ में चले जाते हैं एंड बीच रास्ते में ही उसे बीमार देख ग्योंग लौट आता है क्योंकि उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें कोई बीमारी हो। एंड ये बात कैरेक्टर वाले डैनो के साथ साथ रियल वाली डैनो को भी बहुत बुरा फील करवाती है क्योंकि बिना मतलब वो उसे हर बार ताने मारता है और इस बार तो वो उसकी डिसीज पर भी ताने मार रहा है। दरअसल उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि वो उस इंसान से सबसे ज्यादा ताने सुनती है जो शख्स उसका मंगेतर है, जबकि डैनो उसे पसंद भी नहीं करती, बस उसकी कैरेक्टर करती है। अब देर रात गए अकेले जंगल में बंदी घबरा गई थी नहीं जंगली जानवर उसे खा ना जाए एंड उसे पहले से ही विजन आ चुका था जिसके अकॉर्डिंग उसे बचाने यहाँ ग्योंग आने वाला है, पर वो कब तक आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्योंग का हृदय परिवर्तन होने से पहले ही मिस्टीरियस गाय उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान आगे जाकर डैनो मिस्टीरियस गाय का नामकरण करती है एंड हारू बीच में कुछ बोल कर भी दिखाता है। उसे बोलता हुआ सुन डैनो हैरान थी कि तुम जब बोल सकते हो तो इतनी वक्त से गूंगी होने के ऑडिशन दे रहे थे क्या। फिर हम उनके बीच एक बहुत ही प्यारा सा सीन देखते हैं जो कि इनिशियल एपिसोड्स में से वन ऑफ द बेस्ट सीन था। यहाँ पर हम फ्लावर को भी देख पाते हैं जिन्हें हमने स्कूल के पास देखा था, ट्रम्पेट क्रीपर। इसे देखा आप इतना तो समझ गए होंगे इस फ्लावर का कोई तो बड़ा सिग्निफिकेंस है जो हमें आगे पता चलेगा। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं हारू नेम का कोरियन मीनिंग होता है अ डे और ये नेम डैनो उसके लिए इसलिए चूज करती है बिकॉज वो उसके दिन को बदल सकता है या फिर उसने बदल भी दिया। वैसे नाम एक्चुअली कोरियंस के लिए बहुत ही अनयूजुअल है। वैसे अगर नेम्स की बात हो रही है तो एक फन फैक्ट, नामजू अजूदा जो कॉमिक बुक के लीड्स हैं तो राइटर ने उनका नाम बड़े सोच समझ कर रखा है बिकॉज नामजू का कोरियन में मतलब होता है मेल प्रोटैगनिस्ट, अजूदा का फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और अपने नेम की मीनिंग की तरह वो बिल्कुल सही रोल में फिट भी थे। बस ये दोनों नेम भी कोरियंस के लिए बहुत ही अनयूजुअल है क्योंकि जनरली वो ऐसे नेम्स नहीं रखते। वैसे अगर उन दोनों की बात हो ही रही है तो जंगल में उन दोनों को भी देखते हैं। बाउंग के बीच रोमांटिक टाइप सीन चल रहा था क्योंकि दोनों हीरो हीरोइन जो ठहरे। पर अगले दिन हम देखते हैं डैनो और हारू यानी कि हमारा मिस्टीरियस गाय दोनों एक जगह पे थे जहाँ पे हारू की आर्टिस्टिक स्किल्स हमें दिखाई जाती हैं। बंदा बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट था। जब भी डैनो उसके साथ होती है तो हम उसके फेस पे एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देख पाते हैं और हैप्पीनेस तो था ही। वैसे उन्हें वहां पर एक बॉक्स पे मिलता है जिसके अंदर सेम वही फ्लावर था, ट्रम्पेट क्रीपर। फिर दोबारा स्टेज शुरू होता है और वहां डैनो नोटिस करती है कि शायद हारू को इस बार वो याद है, मे बी इसके अंदर भी ईगो डेवलप हो चुकी थी यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। फिर अगला सीन स्कूल में था, सभी ट्रिप से लौट आए थे एंड वहां फोटोज बिक रही थी एंड सब लोग नामजू का फोटो खरीद रहे थे क्योंकि वो सभी का फेवरेट था। बट नामजू जूदा की फोटो लेता है और डैनो हारू के साथ वाली, जिसे देख ग्योंग हैरान था कि मेरी वाली छोड़कर तुम इस बंदे के साथ वाली क्यों ले रही हो। और फिर डैनो और दोवा अपना दुख बांटते हैं कि दोनों ही जिससे प्यार करते हैं उनके पास ईगो नहीं है, तो उन्हें वो कैसे रियलाइज कर पाए अपने प्यार के बारे में। सीन टू सीन वो जंप करते रहते हैं एंड डैनो को इतना मोटिवेटेड देख दोवा भी डिसाइड करता है कि वो जूदा को परस्यू करेगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग नामजू इन बिटवीन देम। फिर अगले सीन में डैनो ड्राइस्किट को जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ बताती है, जिस पे वो कहता है तुमने उसका नामकरण कर दिया। वो कहती है हाँ अच्छी बात है ना। वो कहता है वो एक साइड कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर को साइड ही बना रहना चाहिए क्योंकि जब साइड कैरेक्टर्स को नाम दोगे और उनके थ्रू चेंजेस लाओगे तब कुछ भी सही नहीं होगा। और इस बात से डैनो भी थोड़ी घबरा गई थी। तो गिरा कर डैनो अपने डेस्क पे जहाँ अक्सर वो ग्योंग की फोटोज रखती थी बिकॉज उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, तो उसकी जगह इस बार वो हारू के साथ वाली फोटो रख देती है। हारू डैनो की तस्वीर बना रहा था, उसके हाथ वो कॉमिक बुक लग चुकी थी यानी कि सीक्रेट, जिसे पढ़कर वो समझ जाता है एंड फाइनली अब उसका भी ईगो आ चुका था यानी वो भी अब शैडो वाले सीन्स में जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ याद रख पाएगा। ड्राइस्किट ये सब कुछ होता हुआ देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके हाव भाव से हम इतने तो श्योर थे कि बंदा जरूर कुछ तो बड़ा जानता है, कुछ ज्यादा ही, लेकिन क्या। वहीं दूसरी तरफ हारू जिसके पास अब ईगो आ चुकी थी वो सीधा जाता है ग्योंग के पास और पहले उसे बॉल से बचाता है और फिर कहता है वो कीचेन जो तुम्हें डैनो ने दी थी वो कहाँ पर है। ग्योंग कहता है उसे फेंक दी, पर तुम्हें क्यों चाहिए। फिर हारू वहां से चला जाता है पर ग्योंग के पूछने पर कि तुम हो कौन, वो पहली बार किसी को अपना नाम बताता है। हारू है मेरा नाम। वहीं दूसरी तरफ हारू जब डैनो के साथ था तो वो बहुत खुश थी, लेकिन तभी ग्योंग आकर हारू को बहुत मारता है एंड अगले सीन में डैनो की मदर की फ्लावर्स जो थी वो गायब हो चुकी थी। ये सब देख डैनो को ड्राइस्किट की बातें याद आने लगती है कि सभी चीजें गलत होंगी अगर तुमने साइड कैरेक्टर को साइड बना रह नहीं दिया तो। वहीं दूसरी तरफ स्टेज वाली सीन में ग्योंग के घर डैनो की फैमिली आई थी खाना खाने। उनके जाने के बाद ग्योंग के फादर उसे बहुत मारते हैं बुरी तरह से क्योंकि अब वो उनकी बात नहीं मान रहा था। उनका कहना था डैनो को इम्प्रेस करके रखो और फिर उसे शादी कर लेना ताकि चेयरमैन यून खुश रहे। एंड ग्योंग को इस बात पे लगता है कि उसकी जिंदगी में बुरा जो भी कुछ हो रहा है उसका रीजन बस डैनो है। तो मौका मिलते ही वो डैनो को खड़ी खोटी सुनाने लगता है कि तुम्हें सच में मर जाना चाहिए, हार्ट डिजीज का बहाना लेकर तुम सबके दिमाग के साथ खेलती हो और फिर अंत में मरती भी नहीं। लेकिन एन वक्त पे हारू आकर ग्योंग को एक जोरदार पंच मारता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। डैनो को लेकर अपने साथ चला जाता है। ग्योंग चिल्लाकर कहता रह जाता है कि तुम आखिर हो कौन, जिस पे हारू रिप्लाई करता है बता भी दिया तो कौन सा तुम्हें याद रहने वाला है।
इंडिकेटिंग कि शैडो वाले सीन्स बिना ईगो वाले कैरेक्टर्स को घंटा याद रहेंगे। और इसी के साथ हमारी कहानी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। ये पार्ट जितने रोमांस और थ्रिल से भरा हुआ था, ट्रस्ट मी, इसके आने वाले 3 पार्ट्स उससे कई ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरे हुए मिलेंगे। और साथ ही जितने भी राज हैं वो धीरे धीरे करके ओपन होंगे। एंड हारू और डैनो के बीच की एक प्यारी सी केमिस्ट्री भी हमें देखने मिलेगी। इसलिए प्लीज मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वैसे इस पूरे ड्रामा से रिलेटेड मैं अपना रिव्यू और ओपिनियन साथ ही कुछ थ्योरीज एंड फैक्ट्स भी लास्ट पार्ट में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी कुछ भी बताना आने वाली स्टोरी के लिए स्पॉइलर हो सकता है। So till the next one, thank you very much for watching. See you soon.